गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के फोर्थ पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन है, व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स मेनली अप्लाई ऑन द एग्रीकल्चर, यानी कि घटते प्रतिफल का नियम कृषि के ऊपर लागू क्यों होता है। ठीक है ना, क्यों होगा? क्योंकि इसके बेसिक जो रीज़न है वो बता देता हूँ। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाती है, उसके कारण भी जो ये लॉ है लागू होता है। ठीक है ना, प्रतिफल घटने लग जाते हैं, उसके कारण भी ये लॉ जो है एग्रीकल्चर के अंदर लागू होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, इन पॉइंट को समझते हैं और देखते हैं कि ये जो लॉ है एग्रीकल्चर के ऊपर मेनली क्यों लागू होता है। चलिए, सबसे पहला है नेचुरल फैक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर जो होती है वो प्राकृतिक पदार्थों के ऊपर, नेचर के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि कभी भी बाढ़ आ सकती है, सूखा, अकाल, कुछ भी तेज़ बारिश हो सकती है, ज़्यादा दिनों तक बारिश हो सकती है, उससे फसलें ख़राब हो जाती है। यानी कि नेचुरल फैक्टर पर डिपेंड करने के कारण कृषि जो है नेचुरल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके कारण भी क्या हो जाती है, जो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लागू होने लग जाती है। घटती सीमांत उत्पादकता का जो नियम है, घटते प्रतिफल का नियम जो है यहाँ पर लागू होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी कि जो भूमि की उपजाऊ क्षमता होती है, बार बार हम जो है फसल चक्र को अगर ना अपनाएं और एक ही एक खेती को एक ज़मीन के ऊपर लगातार करते जाएंगे तो भी क्या है, उपजाऊ उसकी भूमि का जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है, या फिर अच्छा पानी ना मिले। ठीक है ना, ट्यूबवेल का पानी अगर मिलता है खेती को तो वहाँ पर भी क्या है, उपजाऊपन भूमि का कम हो जाता है। या ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करें, कीटनाशक दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे भी क्या होगा, जो है फर्टिलिटी कम हो जाएगी लैंड की। तो उसके कारण भी क्या है कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता। क्या नहीं बढ़ पाता? प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता। और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उसके कारण लगातार कमी आती रहती है। जैसे ही हम लेबर को बढ़ाते जाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें प्रोडक्शन इंक्रीमेंट के रूप में नहीं मिलता, हमें रिजल्ट मिलता है इसके रूप में, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उन श्रमिक की घटती जाती है, जिसके कारण घटते प्रतिफल का नियम कृषि के ऊपर लागू हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, लेस चांस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि खेत जो कृषि है उसके अंदर हम डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम को बांट नहीं सकते अलग अलग लोगों में। ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट के अंदर जब हम काम को डिवाइड ना कर पाएँ तो काम करने की एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। जो लेबर होता है उसकी कार्य कुशलता, जो काम करने की एफिशिएंसी होती है वो नहीं बढ़ती, वो स्किल्ड नहीं हो पाता। इस कारण भी क्या है, प्रोडक्टिविटी लो रह जाती है। प्रोडक्टिविटी क्या रह जाती है? लो रह जाती है, जिसके कारण क्या है, घटते प्रतिफल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते हैं। तो कृषि के ऊपर ये लॉ जो है वो लागू हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, लेस सुपरविजन, यानी कि जो लैंड होती है उसका आकार बहुत बड़ा होता है। अगर 1 एकड़ है, 2 एकड़ है तो भी उसका आकार काफ़ी बड़ा है, यानी कि 1 या 2 व्यक्ति उसकी देखभाल नहीं कर पाते। जब पूरे खेत की देखभाल हम ना कर पाएंगे तो उसका क्या होगा, रीजन की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी और वहाँ पर घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, लेस यूज ऑफ मशीन, यानी कि आज भी हमारे देश के अंदर जो कृषि है वो ट्रेडिशनल तरीके से की, परंपरावादी तरीके से की जा रही है। यानी कि हाथों से हल चलाकर किसान खेती करता है, पशुओं से खेती करता है। यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसको एक तो इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण किसान जो है वो परचेज नहीं कर पाता, हर किसान के बस की बात नहीं होती। ठीक है ना, उन बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर अफोर्ड करना, इसलिए क्या है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। जब खेत के अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तो उससे भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो रिटर्न्स मिलने वाले होते हैं वो रिटर्न्स कम होने लगते हैं लगातार, जिसके कारण यहाँ पर घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, सीजनल ऑक्यूपेशन, यानी कि यह एक मौसमी व्यवसाय है। मौसमी व्यवसाय का मतलब कि खेत में जो हम कृषि करते हैं, लैंड के अंदर मान लो कृषि करते हैं, तो जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं?
जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मशीनें हो गई, लेबर हो गई, ये सारी चीज़ें कुछ समय के लिए बेकार पड़ी रहती है। जब ये मशीनें और ये लेबर फ्री रहती है तो कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट लगातार बढ़ती रहती है, इनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा तब ये दोबारा चलेंगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट बढ़ जाती है और कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने लग जाते हैं, प्रतिफल घटता हुआ मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यानी कि जो सारी भूमि होती है, हर एक भूमि का टुकड़ा जो होता है उसकी उपजाऊ शक्ति अलग अलग होती है, और किसान को क्या करना पड़ता है कि अगर बाई चांस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड मान लो मार्केट में बढ़ गई तो किसान को उस जगह के ऊपर भी खेती करनी पड़ेगी जो कम उपजाऊ है, और उसके कारण क्या होगा, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी और घटते प्रतिफल का नियम वहाँ पर लागू होने लग जाएगा। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट है हमारे पास, लैंड इज लिमिटेड। भूमि जब सीमित होती है, सीमित भूमि है, मान लो हमारे पास 5 एकड़ का ये खेत है और हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इस 5 एकड़ के अंदर ही वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद में वो रिटर्न कांस्टेंट हो जाते हैं और फिर घटने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके मेन रीजन थे कि ये जो लॉ है, जो घटते प्रतिफल का जो नियम है वो एग्रीकल्चर के ऊपर क्यों लागू होता है उसके बारे में हमने बात की, ठीक है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। क्या होते हैं पैमाने के प्रतिफल? अगर पैमाने की बात जब आ जाती है, जब स्केल की बात हम करने लग जाते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा लॉन्ग टर्म से होता है, ठीक है ना। रिटर्न्स टू फैक्टर हमने पढ़ा, वो कब था, वो शॉर्ट पीरियड के अंदर था, यानी कि वहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर थे, ठीक है ना, एक फिक्स था एक वेरिएबल था। वेरिएबल वहाँ पर एक ही था, बाकी सारे फिक्स थे। यहाँ पर रिटर्न्स टू स्केल की अगर बात करेंगे, किसकी, रिटर्न्स टू स्केल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ लागू होता है, लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ऑल फैक्टर यहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जिनको हम अलग काल के अंदर जो फिक्स थे वो यहाँ पर आकर वेरिएबल हो जाते हैं। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम फिक्स फैक्टर जो अलग काल के अंदर थे उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लैंड था, बिल्डिंग थी, ठीक है ना, प्लांट था, मशीन थी, ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट पीरियड के अंदर हम इनमें चेंज नहीं कर पाते थे, लेकिन लॉन्ग पीरियड के अंदर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो रिटर्न्स टू स्केल, ये जो कॉन्सेप्ट है पैमाने के प्रतिफल, ये लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पर सारे साधन जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, सब में चेंज कर सकते हैं हम। अगर कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो सभी साधनों में परिवर्तन करके वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, यहाँ पर बात ये है, ठीक है। देखिए जैसे मेनली जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमारा, क्या होता है, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, इन दो को लेके चलते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम प्रोडक्शन को m गुना बढ़ा दें, यानी कि प्रोडक्शन या हम कहें कि जो साधन है हमारे पास, ये लेबर है, ये कैपिटल है, इन दोनों को हम m गुना बढ़ा दें तो प्रोडक्शन भी हमारा m गुना बढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो लेबर है वो भी m गुना बढ़ जाएगी, जो कैपिटल है वो भी m गुना बढ़ जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा, m गुना बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों फैक्टर में हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई यहाँ पर फिक्स फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं दोस्तों वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की।
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, डायग्राम से समझाता हूँ आपको। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने लिया है परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर और यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ओके, ये बात है। तो यहाँ पर हमने ये लाइन बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारा लेबर था, लेबर और कैपिटल, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, ओपी। जब हमने ओ एल के लेबर को लगाया तो आउटपुट कितना मिला, ओपी मिला। जैसे ही हमने L1 K1 को बढ़ा दिया, इन दोनों फैक्टर को जब हमने बढ़ा दिया तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, P1 हो गया। यानी कि ये बड़ा गैप जो है, हमने इनपुट तो इतना बढ़ाया, आउटपुट हमें इतना मिल गया। अगर परसेंटेज की बात करें तो मान लो हमने 5% फैक्टर बढ़ाए तो हमें 15% क्या मिल गया, रिटर्न मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं इसको। जिस अनुपात में हमने साधनों को बढ़ाया उससे अधिक अनुपात में हमें रिटर्न मिल गए, लाभ मिल गए, प्रतिफल मिल गए, ठीक है ना। जिस अनुपात में हमने साधनों को बढ़ाया उससे अधिक अनुपात में हमें प्रतिफल मिला तो उसको क्या बोलेंगे, साधन के पैमाने के बढ़ते प्रतिफल बोलेंगे। ओके, क्लियर। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा है हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कौन सा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब क्या होता है कि जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं, जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं, यानी कि लाइन जो है वो 45 डिग्री की होती है। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर और यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ओके, मान लो यहाँ पर हमने 5% लेबर और कैपिटल को बढ़ाया तो ये 5% ही क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी रिटर्न 5% बढ़ गया। जब हमने उसी प्रकार यहाँ 15% मान लो लेबर एंड कैपिटल को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, 15% ही प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ गई। यानी कि जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में क्या है, हमें प्रतिफल मिल रहा है। तो वो क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल उनको बोलते हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इसका मतलब क्या होता है कि जिस अनुपात में, जिस प्रपोर्शन में हम साधनों को बढ़ाते हैं उससे कम अनुपात में हमें प्रॉफिट मिलता है, उससे कम अनुपात में हमें प्रतिफल मिलते हैं। देखते हैं इसको। मान लो ये एल और की है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर, ये एक्स, यहाँ पर चेंज इन
प्रोडक्शन या आउटपुट, ठीक है। ये वाई एक्सिस है हमारा, ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस। क्लियर, इतना सब कुछ क्लियर। चलिए अब बात करते हैं। हमने इतना लेबर और कैपिटल को बढ़ाया, मान लो ये बढ़ाया हमने 10% बढ़ाया, तो हमें जो आउटपुट है वो कितना मिला, इतना मिला। अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया, ये हमने 10% जो है लेबर एंड कैपिटल को और बढ़ा दिया। मान लो 10 यहाँ पर बढ़ाया, 10 और बढ़ा दिया, टोटल कितना हो गया 20%। 10% यहाँ पर और बढ़ाया तो रिटर्न यहाँ पर कितना मिला 5%। यानी कि अगर 10% हमने साधनों को बढ़ाया तो प्रतिफल कितना मिला 5% मिला, यानी कि उससे कम मिला। जिस अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं उससे कम अनुपात में जब हमें प्रतिफल मिलता है, रिटर्न मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। ओके, आज की वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले और अच्छा सीखने को मिले। थैंक यू दोस्तों।